एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज बातचीत की जाएगी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है और यह भी बड़ा दिलचस्प है कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है और सत्ता का सेहरा किसके माथा बंधने वाला है। लोग यह जानने के लिए बड़ा बेताब जरूर नजर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी का कमल जो है वो झारखंड में खिलेगा कि मुरझा जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का तीर धनुष से निकला हुआ तीर कितने विधानसभा को साध पाएगा और कितने तीर खाली चले जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस बीच एक कहावत चरितार्थ हो रहा है कि मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। तो आज हम सबको टटोलने की कोशिश करते हैं और यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि हेमंत सोरेन जी की ताकत क्या है और कमजोरी क्या है, और आज ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है और उनकी कमजोरी क्या है। इन तमाम चीजों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं झारखंड के सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात किया जाए और उनका सबसे बड़ा चेहरा सीएम हेमंत सोरेन। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े सादगी के साथ और बड़े चालाकी के साथ उन्होंने जो सत्ता चलाई वो किसी से छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। तो अब पहले जान लेते हैं कि हेमंत सोरेन की ताकत क्या है। हेमंत सोरेन के पिता दिसोम गुरु शिबू सोरेन है और झारखंड के अलग आंदोलन को लेकर प्रमुख भूमिका में और सिर्फ उनके पिता दिसोम गुरु शिबू सोरेन है। आदरणीय गुरु जी का नाम से पूरे झारखंड में फेमस है और देखा जाए तो पूरे भारत में आदिवासियों के सबसे बड़ा लीडर है। यह हेमंत सोरेन का सबसे बड़ा फीडबैक है। और अगर व्यक्तिगत हेमंत सोरेन की बात किया जाए, उनके ताकत के बारे में बात किया जाए तो बड़ा दिलचस्प है। 2019 के चुनाव रिजल्ट को देख लिया जाए। 2019 के चुनाव रिजल्ट में यह साफ होते हुए दिखता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटें जीत ली थी। आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन की बात किया जाए तो कभी भी उन्होंने 30 सीट जीतने का काम तो बिल्कुल नहीं किया, लेकिन यह सारा संभव हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुआ। वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है और यहीं से शुरू होता है हेमंत सोरेन की राजनीति का पूरी तरह से पर्दापण। और इस पर्दापण को समझने के लिए आप आगे पीछे और आगे दोनों चीज को टटोल लीजिए। तो बात हो रही है ताकत की, तो संथाल परगना में एक बड़ा चेहरा, क्योंकि संथाल परगना के सीट को के साथ साथ आदिवासी बहुल जितने भी सीटें हैं, यानी झारखंड की 81 सीट में 28 सीट एसटी के लिए रिजर्व है, 9 सीट एससी के लिए रिजर्व है। तो 28 सीटों में आदिवासी बहुल क्षेत्र होने की वजह से हेमंत सोरेन का वर्चस्व साफ साफ दिखता है। और इसको समझने के लिए 2024 लोकसभा का आकलन कर लीजिए। इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ी और 5 के 5 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन की झोली में चला गया, तो कहा क्या जाए। झारखंड की राजनीति पे पैनी नजर रखने वाले स्पष्ट इस बात की ओर इशारा जरूर करते हैं कि हेमंत सोरेन को ईडी के गिरफ्तारी के बाद उनका कद पूरी तरह से आदिवासियों के बीच में अच्छी इमेज के साथ पूरी तरह पेश हो गई है और आदिवासियों के इसके जेल जाने को लेकर पूरी तरह से अपने इमेज पे लगता हुआ दिखता है। आदिवासी जो होते हैं वो बड़े भावुक लोग होते हैं और वो भावुकता के आधार पर जिस कदर से देखते नजर आ रहे हैं, यानी पूरे संथाल परगना के साथ आदिवासी बहुल जितनी भी सीटें हैं उसमें आदिवासियों के चेहरे के रूप में अभी पूरे हेमंत सोरेन इस कदर नजर आ रहे हैं, यानी सर चढ़कर बोला जा रहा है, तो ये ज्यादा अतिशक्ति नहीं होगी। यानी आदिवासियों के बीच में जो पैठ हेमंत सोरेन की अब बनती हुई नजर आई है, यह है हेमंत सोरेन की बड़ी ताकत। सत्ता की चाबी पाने के लिए झारखंड में आदिवासी के जो रिजर्व सीट है उसमें सीटें लाना अति आवश्यक है, वरना उसकी सरकारें नहीं बनेगी। 2014 की बात कर लिया जाए, जिस समय में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी का चेहरा पूरे भारत में एक तूफान सा मचाया हुआ था, और जब झारखंड में 2014 के विधानसभा चुनाव हुए तो उस वक्त में भी 19 सीटें हेमंत सोरेन लाने में कामयाब जरूर हो गया। तो यह है हेमंत सोरेन का। हालांकि हेमंत सोरेन एक विधानसभा से चुनाव हार भी गए थे, लेकिन ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन का कद पूरी तरह से झारखंड में
नजर आने लगा है एक बड़ा कद के रूप में। यह है उनकी ताकत। और जिस तरह से योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए और नए नए योजना के साथ जिस तरह से हेमंत सोरेन का जो आगाज हुआ है और उनको मजबूत करता हुआ नजर आता है। बात कर लिया जाए उनका एक बड़ा महत्वाकांक्षी योजना मैया योजना के बारे में, और ये योजना के बारे में यह कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। इससे बड़ा दिलचस्प बात यह है जो लोग इसका लाभ लेकर, लाभुक लोग जो हैं वो सभी लोग हो सकते हैं, यानी इसमें कोई कैद नहीं रखी गई, ना एसी ना एसटी, ऐसा कोई कैद नहीं है। सभी लोग भर सकते हैं और सभी लोग इसका फायदा ले सकते हैं। यह है बड़ी ताकत। और इसके साथ साथ 18,000 की बिल को माफ करना और 200 यूनिट बिजली की माफी एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। झारखंड की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले इस पर चर्चा करते हुए नजर आते हैं। तो यह हुआ हेमंत सोरेन की ताकत के बारे में। लेकिन कमजोरी के बारे में बात कर लिया जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसके सबसे विश्वास चंपाई सोरेन को अपने पाले में कर लिया, और चुनाव के ऐन वक्त पे, क्योंकि चंपाई सोरेन गुरुजी के टाइम से राजनीति करने वाले थे, विश्वास थे, तभी तो हेमंत सोरेन ने अपने भाई और अपनी पत्नी के बजाय चंपाई सोरेन पर विश्वास किया और सत्ता की बागडोर उनके हाथों में दी। और वहीं से भारतीय जनता पार्टी इसको अपने लिए खेल शुरू कर दिया। यही नहीं, 3 बार ऑपरेशन लोटस भी झारखंड में हेमंत सोरेन ने अपनी सद्बुद्धि से और अपनी रणनीति से नाकाम जरूर कर दिया है। तो यह है हेमंत सोरेन की ताकत। और तो और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख घटक दल आसू पार्टी है, तो इंडिया गठबंधन में यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के दूसरे बड़े घटक दल में कांग्रेस का नाम आ रहा है, और यह है उनकी दूसरी बड़ी ताकत। 2014 के चुनाव में भी देख लिया जाए तो 6 सीटें जीतने में कांग्रेस पार्टी उस वक्त में भी कामयाब हो गई थी जब पूरी तरह से नरेंद्र मोदी का तूती बोल रहा था। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके साथ राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी का तालमेल हेमंत सोरेन को मजबूत करते हुए नजर आता है। तो कमजोरी के एतबार से बात कर लिया जाए तो सबसे बड़ी बात है कि संथाल परगना और आदिवासी सीट के अलावा बाकी सीटों में जिस तरह से जनाधार दिखना चाहिए था वो कामयाबी हेमंत सोरेन को होता हुआ नहीं दिखा है। आने वाला वक्त में पता चलेगा कि 2024 में वो इसको कितना पाट पाते हैं। लेकिन दूसरे क्षेत्रों में, खासकर जहां हिंदी पट्टी के लोग रहते हैं, वहां पर बात किया जाए, जहां बिहार और यूपी के लोग ज्यादा नजर आते हैं कि पैठ नहीं है, ये है उनकी कमजोरी। और तो और कमजोरी की बात कर लिया जाए तो उनके संगठन में कई लोग उनके साथ छोड़ते हुए चले गए। और सबसे बड़ा कमजोरी की बात कर लिया जाए तो गांव घर की पार्टी कहलाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब महतो एक बड़ी जाति के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ते हुए नजर आते थे, लेकिन बड़ी सेंधमारी महतो वोट का झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होता हुआ दिखा, चाहे वो आसू पार्टी को लेकर हो या एक नई नवेली पार्टी आपके JKLM जो खतियान और भाषा के लिए संघर्षरत है और लगातार अपनी चुनावी पराक्रम को दिखाते हुए नजर आती है। और यह है हेमंत सोरेन की कमजोरी की बात। तो चलिए अब हम दूसरे तरफ चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी क्या है अब समझते चले जाइए। 13 साल तक बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी JVM चलाई और 2014 के चुनाव में 8 सीटें जरूर जीती, लेकिन 2014 में खुद वो 2 विधानसभा से चुनाव हार गए, यानी गिरिडीह और राजधनबाद दोनों से पूरी तरह से बाबूलाल मरांडी चुनाव हार गए। और उसके बाद 2019 की बात कर लिया जाए तो 2019 में भी सिर्फ 3 सीटें JVM के खाते में चली गई। और उसके बाद बाबूलाल मरांडी को भी ये दिखने लगा, उसके बाद बाबूलाल मरांडी को भी भारतीय जनता पार्टी याद आने लगी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भी बाबूलाल मरांडी अच्छे लगने लगे। याद कीजिए, जब बाबूलाल मरांडी कहते हुए नजर आते थे कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा, खेती बाड़ी कर लूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। ये सारा कुछ झारखंड की जनता ने आसानी से देखा। और उसके बाद 13 साल के बाद जब बाबूलाल मरांडी का भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हुआ तो प्रदेश का कमान दे दिया गया। झारखंड की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाला
अब ये कहते हुए नजर आते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। चुनाव के बाद साफ साफ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरह से बाबूलाल मरांडी के बारे में जो आशा भारतीय जनता पार्टी रख रही थी, वो इसलिए भी पूरी तरह से धूमिल नजर आ रही है कि किसी हाल में आदिवासी बाबूलाल मरांडी को नेता प्रोजेक्ट करने के लिए, नेता मानने के लिए तैयार नहीं बैठे हुए, वरना वो किसी गैर आदिवासी सीट पर चुनाव नहीं लड़ते और हारते नहीं। तो इस तरह से अब समझा जा सकता है कि बाबूलाल मरांडी पर जो आशा लगाए रखी थी भारतीय जनता पार्टी, अब वो साफ होता हुआ नहीं दिखता है। और तो और अर्जुन मुंडा को भी पूरी तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की कि किसी तरह से आदिवासी क्षेत्रों में अपना वर्चस्व कायम हो जाए। लेकिन खूंटी लोकसभा में, पिछले लोकसभा चुनाव में गिरते पड़ते किसी तरह से अर्जुन मुंडा जीत गए थे। लेकिन जिस तरह से 2024 के चुनाव हुए और वो फिर चुनाव हार गए, तो कहा क्या जाए, केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे, बावजूद चुनाव हार गए। तो कहा जा सकता है कमजोरी के एतबार से कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा चेहरा आदिवासी का नहीं है। कद काठी की बात कर लिया जाए तो हेमंत सोरेन के सीएम के चेहरे के आगे कोई भी प्रत्याशी या कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है जो उनके कद के सामने कहीं इर्द गिर्द भी नजर आते हैं। तो कहा क्या जाए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से चुनाव को लेकर जो बातें बड़ी बड़ी की गई थी कि जैसे ही झारखंड में चुनाव का अनाउंसमेंट किया जाएगा और हमारी लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन कहा क्या जाए आज तक लिस्ट जारी नहीं हुई। सिर्फ सीटों का गठबंधन की बात की जा रही है, लेकिन आजसू पार्टी के अंदर खाने की रिपोर्ट यह बताती है कि अभी तक कई सीटों पे जीत बनी हुई है। तो यह है भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी। लेकिन उनकी ताकत के बारे में बात कर लिया जाए तो सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी का जरूर है। जो वोट आने वाली है वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा। यानी जो कुछ भी केंद्र सरकार की योजनाएं और केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया कार्य है, वही उनकी वोट के रूप में बदलेगी। इसी के आसे पूरी भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है। और टिकट की फहरिस्त की बात कर लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को इसका डर भी है कि यदि चुनाव की घोषणा होने के बावजूद कई लोग पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहकर चले जाएंगे। केदार हाजरा को ले लीजिए, जमुआ के विधायक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर, लेकिन वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में चले गए। उमाकांत रजक आजसू पार्टी के कद्दावर लीडर और पूर्व के एमएलए, उन्होंने भी जेएमएम का दामन थाम लिया। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बातों पर यकीन किया जाए तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी देखिए कितने लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारे गठबंधन में शामिल होने वाले हैं। आज उसको भी हम टटोल लेते हैं और उसको भी समझ लेते हैं कि कौन कौन से नेता की क्या क्या स्थिति है। प्रमुख लोगों में बात कर लिया जाता है। सबसे बड़ा चेहरा के रूप में बात किया जाता है सीपी सिंह का। बताया जा रहा है कि उनकी टिकट कटनी तय मानी जा रही है। सूत्र बताते हैं कि उनकी टिकट कटना तय मानी जाती है। तो फिर कहा क्या जाए, नवीन जायसवाल को हटिया के बजाय रांची से लड़ाने की कवायद की गई है। उसके पीछे तर्क बताया जा रहा है कि अजय नाथ सहदेव वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं और वो हटिया से चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनाव लड़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। और तो और बादल पत्र लेकर भी कांग्रेस से टिकट कटने वाला है और उसके जगह पे जरमुंडी विधानसभा में राज परिवार की बात की जा रही है कि उनको लड़ाने की बात कांग्रेस पार्टी से हो गई है। और सब कुछ खाका झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया। यानी इनकी जो वापसी होगी, यानी ये जो लोग कांग्रेस में शामिल हो गए, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो हेमंत सोरेन को जरूर जाता है। तो कहा क्या जाए, कई लोगों का दिल डोलता हुआ नजर आ रहा है। और झारखंड की परिपाटी को आप समझते चले जाइए तो देखिएगा झारखंड गठन के बाद लगातार कई तरह के एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से झारखंड को एक अलग पहचान जरूर करा दिया है और एक चारागाह के रूप में उसे देखा गया। तो आने वाला वक्त में पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठने वाली है और झारखंड किसके सर पर बंधेगा, यानी इसका मुख्यमंत्री कौन होगा, आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन इस बीच एक महत्वपूर्ण बात को बताते हुए हम अपने वीडियो पर को समाप्त करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात है, एक नई पार्टी जो
खतियान और भाषा की बात करने के साथ उनका वजूद आया। लोकसभा में उनकी जबरदस्त एंट्री हुई। मैं बात कर रहा था JKLM के बारे में, जयराम महतो के बारे में। बड़ी आशा भरी निगाहों से लोग उनको देख रहे हैं। उनके समाज, जिस समाज से वो खुद आते हैं, उनके युवा सर चढ़ के उनको अपना नेता मानने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो कहा क्या जाए, झारखंड की राजनीति पर नजर रखने वाले ये कहते हुए नजर आते हैं कि सुदेश महतो को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी इससे भी इनके चुनाव लड़ने से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को फायदा होता हुआ नजर आएगा। महतो बहुल क्षेत्रों की बात कर लिया जाए तो JKLM की उपस्थिति साफ साफ नजर आएगी और लोकसभा में यह साफ साफ होता हुआ दिखा भी। और जिस तरह से अपने प्रत्याशी की लगातार घोषणा करते हुए नजर आते हैं JKLM, तो कहा क्या जाए। लेकिन कमजोरी पे बात कर लिया जाए तो आदिवासी अभी तक उनके साथ जुड़ते हुए नजर नहीं आते और दूसरे भी 1932 के खाद्यान्न से और भाषा की बात करने वाले तमाम और भी जातियां जो है वो JKLM से अभी तक नहीं जुड़ी। ये है JKLM की कमजोरी। और अगर ताकत की बात कर लिया जाए तो महतो समाज से के युवा नेता के रूप में वो प्रोजेक्ट हो चुके हैं। सोशल मीडिया में बहुत बड़ा फॉलोअर है, बहुत अच्छे वक्ता माने जाते हैं, हर चीज का काउंटर करने में उनको महारत हासिल है, राजनीति के प्रपंच को भी अच्छी तरह समझते हैं और लोगों को अपने तरफ माइल करने का जो गुण नेताओं में होता है वो कूट कूट कर जयराम महतो पर जरूर भरा हुआ है। तो आने वाला समय में उनका तालमेल किसी पार्टी से तो नहीं हुआ है, लेकिन एक कोण वो भी है। अंदर खाने की बातों पर यकीन किया जाए तो आसू पार्टी के अस्तित्व पे भी खतरा JKLM को लेकर बताया जा रहा है। तो आने वाला वक्त में पता चलेगा कि 2024 विधानसभा का जो CM कौन बनेगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैंने जो बात आपको वीडियो के मार्फत बताया, क्योंकि सेफोलॉजिस्ट की बात किया जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट पानी भरते हुए नजर आए। कोई 400 पार करा रहा था, कोई 350 पार करा रहे थे, सब धरे के धरे रह गए। 300 पार करना, अब 300 पार करने में ही मोदी जी पूरी तरह से हाँप गए, उनकी पार्टी हाँप गई। हरियाणा के चुनाव में भी सभी सेफोलॉजिस्ट लोग कांग्रेस की वापसी दिखला रहे थे, सबकी धरी का धरी रह गए। मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से एक एक चीज को बताएं और आप खुद समझदार हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि किसकी क्या ताकत है और किसकी क्या कमजोरी है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने हमारे न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे विनम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।